नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। देश में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है, जिस पर ध्यान देने की बजाय राहुल गांधी बेवजह के मुद्दों को तूल दे रहे हैं। अब वर्शिप एक्ट को लेकर यूपी अल्पसंख्यक कांग्रेस ने निचली अदालतों की अवमानना और उस पर सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी के खिलाफ 6 से 22 दिसंबर तक जन अभियान चलाने का ऐलान किया है, जिसके तहत चीफ जस्टिस को भी 1 लाख खत भेजे जाएंगे। वहीं संसद में कांग्रेस के हंगामे और विरोध से ममता के बाद अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है, यानी इंडी गठबंधन पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर हो गई है। कमजोर तो दिल्ली में केजरीवाल भी हो गए हैं। उनकी पार्टी के बड़े नेताओं में फूट पड़ चुकी है। इस बीच शादरा के मौजूदा विधायक और दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे दिल्ली में केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। तो क्या कांग्रेस खुद अपनी जमीन को कमजोर कर रही है? क्या इंडी गठबंधन पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर पड़ चुकी है? क्या दिल्ली में केजरीवाल भी कमजोर हो चुके हैं? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से संसद में कांग्रेस का रवैया है, उसको लेकर अब उसके सहयोगी दल ही उससे किनारा कर चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी डिसओरिएंटेड हो चुकी है। उनकी वैचारिक दृष्टि पूरी तरीके से राहुल गांधी ने बदल दी है कांग्रेस पार्टी की। जी, ये जेएनयू छाप लोगों के साथ मिलके कांग्रेस पार्टी, जो एक प्रोग्रेसिव पार्टी होती थी, लिबरल पार्टी होती थी, और जिस कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसकी नींव जिस पार्टी ने रखी, ठीक उसके उलट राहुल गांधी पता नहीं क्या क्या मुद्दे उठाना चाह रहे हैं। तो एक तो दिक्कत न सिर्फ इंडी गठबंधन दूर हो रहा है, पुराने कांग्रेसी भी सर पीट रहे हैं, चूंकि राहुल गांधी है। ये कांग्रेस पार्टी गांधी परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इस वजह से ये सारी चीजें हो रही है कि भाई लोग अब घुटन सा महसूस कर रहे हैं पार्टी के अंदर। पार्टी के बाहर क्या हो रहा है भाई? बहुत सारे लोगों का भाई एक कहावत है कि घोड़े को आप नदी तक तो खींच के ले जा सकते हो, पिला सकते हो थोड़ा पानी उसको, तो वो वही घोड़ा बन गए राहुल गांधी। भाई कितना समझाया जाए, आपको लीड करना आता नहीं है। दिक्कत क्या उनके सलाहकार जो हैं वो दिक्कत है बड़ी? सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि जो लोग कांग्रेस पार्टी में 40 साल जिन्होंने सेवा की, उन लोगों को दरकिनार करके ये अपना महिमा मंडन करने के लिए, अब देखिए, आपने इंडी गठबंधन बनाया, इंडी गठबंधन आपने बनाया, तो फिर आपने क्या किया? आप उस जीत को शेयर करने के बजाय आप खुद ही हीरो बनना चाह रहे हो। ये लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सारे लोग, भाई पब्लिक भी तो देख रही है। वहां ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी में झगड़ा, दिल्ली में केजरीवाल से झगड़ा, अभी टिकट आपको नहीं दिया तो आप जो है अलग रूट बना रहे हैं। अगर आपको संभल जाना ही था तो आप सबको साथ में लेकर के गए होते, तब तो लीडरशिप होती। लेकिन आपको अपना चेहरा चमकाना है, किसके बदौलत? सहयोगियों की बदौलत, क्योंकि आप अकेले तो भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं पाते। जहां कहीं भी आपको सीट मिली, जो 99, जो ये बिल्कुल बवाल काट रहे हैं, इस 99 में 40-45 सीटें तो वहां से आप जीते हो जहां आपके सहयोगी थे, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, तमिलनाडु हो। आपको अपने सहयोगियों की वजह से सीटें मिल रही हैं, और जीत के बाद आप जो है अपने आप को तुर्रम खां समझ रहे हो। तो ये मुझे लग रहा है कि यही कारण है, ये जो विरोधाभास जन्मा है वो इस वजह से कि कांग्रेस के सलाहकार राहुल गांधी को जबरदस्ती पानी पिलाना चाह रहे हैं, और उनको लग रहा है कि बाकी सारे लोग जो है दे विल फॉल इन लाइन। कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब पार्टी अपनी अपनी राजनीति अपने हिसाब से और अपने लिए करती है। वो चाहे कोई भी पार्टी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, अब लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो, वो राहुल गांधी का चेहरा चमकाने के लिए राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। उनको तो अपना इंटरेस्ट है, और यही विरोधाभास की वजह से आप देखिए धीरे धीरे ये कुनबा
बिखर रहा है। बिल्कुल, इंडी गठबंधन पूरी तरह से बैकफुट पर और राहुल गांधी की जो स्थिति है वो और ज्यादा कमजोर। लेकिन यूपी से जो खबर आ रही है कि यहाँ पर वर्शिप एक्ट को लेकर ये लोग अभियान चलाएंगे, क्या इसमें अखिलेश को एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है या फिर कांग्रेस खुद यहाँ पर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को फिर से बड़ी जीत दिलाने की तैयारी है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में सारे मौलाना लोग बाहर आ गए, नहीं नहीं हम अघाड़ी को जिताएंगे, लिस्ट तैयार है, कहाँ कहाँ किस सीट पर किसको समर्थन देना है, सारे पैतरे इन लोगों ने कर लिया। तो क्या हुआ, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। और अब उत्तर प्रदेश में ये क्या कह रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अवमानना के खिलाफ अभियान चलाएंगे। पहली बात तो अवमानना किसके लिए, अवमानना शब्द का उपयोग आप लोअर कोर्ट के लिए कर रहे हो, वो भी कोर्ट है, अदालत है, अदालत अवमानना कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो कह रहे हो कि आप संदेश दो, जितने लोअर कोर्ट है सबको आप आदेश दे दो कि नहीं नहीं अब ऐसी कोई याचिका एक्सेप्ट ही नहीं की जाएगी। इनके कहने का मतलब यही है, क्योंकि इन लोगों ने पहले ही ये बात बोल दिया है और उसमें सीजेआई रहे चंद्रचूड़ साहब के बारे में बोला कि उन्होंने एक ऐसा आधार बना दिया कि अब आगे एक एक करके सर्वे की बात की जाएगी और मजिस्ट्रेट कोर्ट इसका आदेश देगा। उन्होंने ज्ञान वापी के ऊपर कहा था, लेकिन ये कहा क्यों था, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो कुनबा है इन लोगों का, इन लोगों ने उठाया कि नहीं नहीं ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है, वहां के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, 1947 के समय जैसा था वैसा ही रखा जा सकता है। तभी चंद्रचूड़ ने कहा था कि अगर स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जा सकता तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि अगर किसी मस्जिद के अंदर वहां पर कोई देवी देवता की मूर्ति है तो उस देवी देवता की मूर्ति की पूजा की अनुमति नहीं दी जा सकती, उसका स्ट्रक्चर चेंज नहीं किया जाएगा। लेकिन जो स्ट्रक्चर है उसमें तो सबके विश्वास के अनुसार, आस्था के अनुसार उनको अनुमति दी जाएगी। अब ये बात वहां पर सामने आई थी और उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए थे कि अगर किसी चर्च में फायर टेम्पल के अवशेष मिल जाएंगे तो क्या वहां उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। ये सवाल उठा और उसके बाद सर्वे के लिए अनुमति मांगने के लिए सब लोग मजिस्ट्रेट कोर्ट में गए। अब सर्वे की बात यह नहीं कहता कि सर्वे हो गया तो उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया जाएगा कि नहीं, वो तो आगे निर्धारित होगा, कोर्ट तय करेगी। लेकिन पहले ही आपने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को कटघरे में खड़ा कर दिया, फॉर्मर सीजेआई को कटघरे में खड़ा कर दिया, अदालतों के में अवमानना की बात करने लगे और फिर अभियान चलाने लगे। पूरे देश में, क्या उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, पूरे देश में इन लोगों को अभियान चलाना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होगा, आपने जब वक्फ बोर्ड करना शुरू कर दिया तो वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आया और आप जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट करना शुरू करेंगे तो फिर एक और कानून आएगा इसको रिप्लेस करने के लिए कि नहीं ये कानून सही नहीं है। अगर कानून बदलना ही है, वर्शिप एक्ट की बात ही की जाती है तो इसको 12वीं शताब्दी तक ले जाए। क्यों नहीं ये कहा जाए कि जब पहला मुस्लिम आक्रांता यहां आया 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया, उसके बाद से मुस्लिम आक्रांता आते गए। 1192 में जब यहां पर सल्तनत की स्थापना हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया गया यहां सुल्तान, तो उसके बाद से जितने स्ट्रक्चर बदले गए हैं, हम डेडलाइन तय करेंगे 1192। हम क्यों 1947 तय करें? अगर ये चेंज हो गया तो ये 1800 से ज्यादा ऐसे स्ट्रक्चर हैं, इस्लामिक स्ट्रक्चर, जिसकी चर्चा तो सीताराम गोयल ने अपनी किताब में की है, कुछ दिन पहले ही बुक रिलीज हुई थी। तो ये सारे फिर से विवादित हो जाएंगे और इनको हटाना पड़ेगा। इसलिए ये पहल बहुत अच्छी है और कांग्रेस ने जो सहमति दी है अपने अल्पसंख्यक मोर्चा को, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो संजीवनी का काम करेगा। मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मुद्दा उठाकर इन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है और गलती तो यहाँ पर केजरीवाल भी लगातार दिल्ली में कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी पार्टी के नेताओं की बजाय दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर मैं जाऊंगा जी। कल सुप्रीम कोर्ट पे सुनवाई हुई। अब देखिए, ये संविधान लेकर के चलते हैं ना, ये पूरा जो बवंडर मच रहा है कि हम आंदोलन करेंगे, यू आर ट्राइंग टू ब्लैकमेल चीफ जस्टिस, जो नए खन्ना साहब जो आए हैं जज, उनको आप ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो क्या? आप जुडिशरी के ऊपर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो क्या? क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी लगाई गई है
वो अर्जी ये कह रहा है कि ये जो कानून है वही गैर संवैधानिक है, वही गैर संवैधानिक है। और राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया 1192 में, वो डेट क्यों ना हो। कोर्ट के अंदर विष्णु जैन ने कहा, वो एक और पीछे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मीर कासिम जो सबसे पहले आक्रांता आया 947 में, वो हमारा डेडलाइन क्यों नहीं होना चाहिए। ये तारीख तय कैसे किया गया। ये कानून किसी भी शख्स को कोर्ट में अपील करने से रोकता है। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है कि अगर हमें ग्रीवांस है, आप ऐसा कानून कैसे बना सकते हो कि हम उसको लेकर के कोर्ट में न जाएं या कोर्ट उसको सुने ना। आप यही कह रहे हो ना भाई कि भाई कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसको सुनना ही नहीं है। आप इस मसले को लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते, वक्फ बोर्ड की तरह। वहां वक्फ बोर्ड की तरह कि आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो अभी तो देखिए राजीव ने बहुत अच्छी बात कही कि आपने वक्फ किया तो कानून आ गया वक्फ में बदलाव का। यहां सिस्टम ये हो रहा है कि अब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के ऊपर इसको खत्म करने के लिए, ये गैर संवैधानिक है, ये अपील की गई, 5 पिटीशन डाला गया है। अब पहली सुनवाई है, तारीख लग गई है। अब होगा क्या कि जब ये लोग अपनी बातें रखेंगे, मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से बातें रखी जाएगी, तो कोर्ट में क्या होगा। कोर्ट में क्या होगा, कोर्ट ये पूछेगी सरकार से कि भाई बताइए आपकी क्या राय है। अब इस पे जवाब देना पड़ेगा। जैसे यूसीसी का मामला फंसा हुआ है, वहां भी कोर्ट में सवाल है, कोर्ट उसको संज्ञान में लिया, बोला कि हाँ ये तो गड़बड़ है, संविधान के खिलाफ है। तो यूसीसी के ऊपर भी मांगा गया कि भाई आपकी क्या राय है। अभी तक राय आई नहीं है, वो बन रहा है, वो जवाब जो है वो तैयार हो रहा है। और ये जब मामला शुरू हुआ तो बीजेपी ने क्या किया, बीजेपी ने ये कहा कि भाई चलो एक थर्मामीटर एक जो लगाते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, उत्तराखंड में आपने शुरू कर दिया। अब वक्फ के साथ भी यही हुआ। अश्वनी उपाध्याय गए पीआईएल लेकर के कि ये वक्फ बोर्ड कानून जो है वो बेकार है। उनसे पूछा गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, भाई ये बताओ तुम, सरकार का क्या पोजीशन है। तो सरकार ने कोर्ट में जाकर के कहा कि हम इसमें कुछ बदलाव करेंगे, बदलाव करने के बाद फिर ये पिटीशन देखा जाएगा। अश्वनी उपाध्याय क्या लेकर के गए, सुप्रीम कोर्ट। वो सुप्रीम कोर्ट ये लेकर गए कि इसको रिपील कीजिए। ये उसमें भी वही मसला है, राइट टू लीगल रेमेडीज, ये जो है ये फंडामेंटल राइट में से है। और आप ये कानून आपने ऐसा बना दिया कि भाई उसको आपको जाना पड़ेगा तो वक्फ बोर्ड के ही पास जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये गड्ढा खुद खोद रहे हैं, ये लोग खुद गड्ढा खोद रहे हैं। अब एक बात कोई बता दे कि भाई जैसे संबल वाला मसला है, आप मुस्लिम समुदाय को गुमराह कर रहे हो। गुमराह किस तरीके से कर रहे हो। वो मस्जिद क्या मुसलमानों की मिल्कियत है? क्या उस मंदिर के ऊपर मुसलमानों का अधिकार है? नहीं, वो प्रॉपर्टी है एएसआई की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की। और आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की वो जमीन है, वो धरोहर है, और आप आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले को ही नहीं घुसने देते हो। किस कोर्ट में आपको आपके फेवर में मिलेगा फैसला? तो मुसलमानों को भड़काना है। पहले आपने झूठ झूठ भड़काया सीए पे कि तुम्हारी नागरिकता जाएगी, तुम्हारा वो चला जाएगा, तुम कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा, तुम्हारा जो है वो ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। हुआ कुछ नहीं, लेकिन मुसलमान भड़क गए, मुसलमान भड़क गए। अब फिर आपने भड़काने की कोशिश की है। भाई कोई ये बता दे कि कानून अपने हिसाब से काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर आप ये लाल काला लेकर के घूमते रहेंगे। और अब ये क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको मालूम है कि ये जो कानून कांग्रेस पार्टी ने बनाया था ये गैर संवैधानिक है। उनको मालूम है कि ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे देश का, उसके खिलाफ जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ये मसला ये फेंक दिया जाएगा, इसको निरस्त कर दिया जाएगा, ये कानून को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए इन लोगों ने
ये दबाव की राजनीति का खेल शुरू किया। बहुत सारे दलाल पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ और बहुत सारे टेलीविजन चैनलों पर भी देख रहा हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी के लिए माहौल बना रहे हैं, वो जजेस को बुला रहे हैं, वैसे वैसे जजेस को जो बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के हिसाब से पक्ष में बात करते हैं, और वो ये कह रहे हैं कि भाई ये सब तो बेकार है, ये है वो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं जिसमें ये खुद दफन हो जाएंगे। रही बात केजरीवाल की, अभी केजरीवाल तो अभी बिल्कुल जीरो के स्कोर पे चला गया है। जिस तरीके से जनता नाराज है दिल्ली के अंदर में, इनकी हालत खराब। मैं कल किसी सोशल फंक्शन में मैं गया हुआ था और वहाँ वो लोग मुझे नजर आए जो लोग केजरीवाल के नाम से कस्में खाया करते थे, कस्में खाया करते थे। उस वक्त भी हमसे बहस हुआ करता था। ये लोग कहते थे कि भाई आप केजरीवाल के बारे में बिल्कुल कोई दुश्मनी आप निभाते हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप सही थे, ये केजरीवाल तो अब जीत के नहीं आएगा, ना ही कोई वोट करेगा, और कोई वोट करता हुआ नजर आएगा तो उसको हम लोग मना करेंगे। ये लोग कौन? जो केजरीवाल की टोपी पहनकर 2019 में, 2014 में, 15 में ये लोग कैंपेन किया करते थे, उन लोगों की ये राय बन रही है। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी मुसीबत में है केजरीवाल। चुनौतियां तो अभी और बढ़ने वाली हैं। खुद उनके पार्टी के नेता या तो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, और चुनाव लड़ना चाहते हैं तो केजरीवाल उन्हें टिकट नहीं देना चाहते। देखिए, जो स्थितियां अभी है आम आदमी पार्टी में, उसमें अब इनके नेताओं के लिए, जो वरिष्ठ नेता है उन लोगों के लिए इज्जत बचाओ अभियान चल रहा है। ये रामनिवास गोयल शाहदरा से विधायक और बड़े नेता माने जाते हैं आम आदमी पार्टी के। ये पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हुआ करते थे, वहीं से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी, वहीं से विधायक बने थे भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन आज स्थिति क्यों ऐसी हो गई? क्या आम आदमी पार्टी में ये उम्र के हिसाब से कोई रिटायरमेंट होता है, या फिर ये रिटायरमेंट ले रहे हैं? स्थिति इनकी खराब है। क्षेत्र के लोग इनको पहचानते नहीं। वहां ये रैली करने के लिए जाते हैं, पदयात्रा करने के लिए जाते हैं, पहचान देना पड़ता है कि ये है रामनिवास गोयल। जो स्थिति उनकी हो गई है, और उस विधानसभा क्षेत्र में पिछले बार भी कैसे भी इज्जत बची थी, केवल 5-6 हजार वोटों से ये जीत पाए थे। तो अब ये समझ रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में कैसे भी 5-6 हजार के मार्जिन से हम जीते थे, लोकसभा चुनाव में उनके असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी जीती है, और ऐसे में हमारी इज्जत बचाना मुश्किल होगा अगर चुनाव लड़ेंगे तो। एक दो नेताओं की बात नहीं है, रिप्लेसमेंट की तैयारी तो ये मनीष सिसोदिया की भी चल रही है। मनीष सिसोदिया को समझाया जा रहा है कि आप चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दो, किसी तरीके से आप कहो कि इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चाहे बीमारी का बहाना बना दो या पत्नी की बीमारी का बहाना बना दो, क्योंकि आपके लिए भी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाएगा। 2.5-3 हजार वोट से किसी तरह से पिछली बार जीते थे, और इस बार एंटी इनकम्बेंसी आपके खिलाफ ज्यादा है। बड़े बड़े नेताओं की स्थिति है ये, चाहे जिन नेताओं की बात करते हैं, आतिशी जो कालका जी से चुनाव जीत कर आई, या फिर सौरभ भारद्वाज, इन सब जगहों पर इन लोगों के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार लेकर आ रही है, डर इन लोगों को इसी बात का है। अरविंद केजरीवाल को ही देखिए, परेश वर्मा इस बार चुनाव लड़ने की तैयारी में है नई दिल्ली से, और केजरीवाल परेशान इस बात से है कि लगातार उसका जीत का मार्जिन 2015 के बाद से घटता रहा। 2015 में 31,000, 2020 में 21,000, और इस बार लोकसभा चुनाव में उसके असेंबली सेगमेंट में किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये डिफीट कर पाए अपने क्षेत्र में, यानी कि उस असेंबली सेगमेंट में, और उसमें भी 3,000 वोट से आगे रही या आम आदमी पार्टी। सोमनाथ भारती कैंडिडेट, हर जगह पर ये ऐसे घिरे हुए हैं कि इनके नेता अभी और छोड़कर जाएंगे। कुछ राजनीति से संन्यास लेंगे, कुछ पलटी मारेंगे कैलाश गहलोत की तरह, भारतीय जनता पार्टी की तरफ आएंगे, और कुछ मुस्लिम लीडर है ये सोच रहा है कि कांग्रेस ज्वाइन करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल ने पूरे दिल्ली में बदनाम कर दिया है, और दूसरे पार्टी से अब उधार का नेता ले रहा है, और इसलिए आम आदमी पार्टी के अंदर भी इस बात के लिए विद्रोह मचा हुआ है।
चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मोदी को हराने का दम भरने वाली कांग्रेस अब पूरी तरह से बैकफुट पर है। हरियाणा और महाराष्ट्र में शर्मनाक हार से इंडी गठबंधन में भी कांग्रेस अलग थलग पड़ चुकी है। इधर दिल्ली में केजरीवाल के अपने ही नेता विरोध पर उतर आए हैं, क्योंकि पार्टी को बनाने वाले नेताओं को नजरअंदाज करके दूसरी पार्टियों से आने वाले नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जा रहा है, जिससे केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।